कौन से 4 डाउट्स पहले वीडियो के अंदर सोल्व करने वाले हैं। 90% लोगों को ये भी नहीं पता कि टेस्ट सीरीज को यूज कैसे करना है, कि सी सेट बड़ा टफ है। सी सेट के 3 गोल्डन रूल भी देख लिए और एक जादुई टोना भी देख लिया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग और कैसे चल रही है मेरे सारे छोटे भाई बहनों की तैयारी। प्रीलिम्स का एग्जाम पास में आ रहा है, 92 डेज बचे हैं। जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो के अंदर ये बात की थी कि अब आपके जो सारे डाउट्स हैं उनको क्लियर कर दूंगा, ताकि आपके दिमाग से जो डाउट्स हैं वो सारे दूर हो जाएं, आपका एकदम टारगेटेड वे में आप तैयारी कर सको। तो आज हम कौन से 4 डाउट्स पहले वीडियो के अंदर सोल्व करने वाले हैं। पहला डाउट कि क्या रिसोर्सेज हमको अभी फॉलो करने हैं। 90 डेज बचे हैं। जो बोलते हैं कि कम रिसोर्सेज पढ़ो, मैक्सिमम रिविजन करो, वो क्या कर सकते हैं, लेकिन कम रिसोर्स पढ़े तो प्रीलिम्स का पेपर उन रिसोर्सेज के बाहर आ गया तो क्या करें, उनसे रिलेटेड मैं बात बताऊंगा। उसके बाद हम सी सेट के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से सी सेट को अब हैंडल किया जाए। सी सेट एक ऐसा बड़ा टॉपिक है जिसको एक अलग वीडियो के अंदर भी डिस्कस करना चाहिए, लेकिन हम अभी एक शॉर्ट में उसका एक हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद ना न्यूज़पेपर को अब पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद कि अब प्रीलिम्स के टाइम पे ग्रुप स्टडी या सिंगल स्टडी, ये 4 डाउट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सर अब क्या रिसोर्सेज पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो अब आपको रिसोर्सेज पढ़ने हैं केवल 3। कितने रिसोर्सेज पढ़ने हैं? 3। अब कौन कौन से 3 रिसोर्सेज हैं? पहला रिसोर्स है कि जो भी आपके नोट्स हैं, चाहे वो आपके सेल्फ स्टडी के नोट्स हो या कोई कोचिंग के नोट्स हो, और कोचिंग चाहे कोई भी हो, XYZ जो भी कोचिंग हो, जहां से यदि आपने पढ़ा है तो वो ही आपके लिए अब बर्मास्तर होंगे। तो सबसे पहला रिसोर्स नंबर 1 आपके नोट्स वो पढ़ने हैं। अब ये मत करना कि ना मेरी कोचिंग के नोट्स हैं उससे ज्यादा बढ़िया तो नोट्स है ना मतलब कि दूसरी XYZ कोचिंग के हैं। नहीं, अब जो आपके नोट्स हैं वो ही आपके लिए सबसे बेस्ट काम करेंगे, क्योंकि अब उन नोट्स की एक मेमोरी आपके दिमाग में ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। हमें पता है ना कि हमारी जो मेमोरी होती है ना वो फोटोजेनिक मेमोरी होती है, मतलब कि वो फोटोज को याद करने की कोशिश करती है। जैसे ही मैं आपसे पूछूंगा ना कि ना मतलब कि अपना जो नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ है, तो आपकी इमेज मैप आएगा, मैप के अंदर लोकेशन जाएगी। इसका मतलब क्या है, हमारी जो मेमोरी है वो फोटोजेनिक मेमोरी है। तो ना एक नोट्स आप जिसको 3-4 बार देख चुके हो उसी को वापस पढ़ना है, नोट्स को चेंज नहीं करना है। नंबर 1 प्रिंसिपल, एकदम इनको लिख लीजिए अपनी कॉपी के अंदर। सेकंड चीज क्या करनी है, आपको जो रिसोर्सेज पढ़ने हैं ना वो NCERT और अपनी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं। ठीक है, अब स्टैंडर्ड बुक्स में ना वही बुक्स जो मतलब कि सभी टॉपर्स वगैरह ने फॉलो की हैं, वही। ऐसे नहीं आपने कोई मानो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की एक अलग से बुक लिया है जो मतलब कि बहुत ज्यादा अच्छी बुक है, आपको लगता है कि उसको पढ़ना चाहिए, फिर भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप स्टैंडर्ड बुक्स पे जाएं। स्टैंडर्ड बुक्स पे जाने का ये है कि आपने कुछ ना इनोवेटिव चीज भी पढ़ ली ना, तो आपको हमेशा डर रहता रहेगा कि यार मैंने वो स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ी, बाकी सब लोग वो बुक पढ़ रहे हैं, पता नहीं उसके अंदर क्या ऐसी चीज होगी जो मैं ना छोड़ के चला जाऊंगा। तो ये दिमाग के अंदर कभी भी आपके नहीं रहना चाहिए। तो सेकेंड चीज मैं आपको बोलूंगा स्टैंडर्ड बुक। और अब थर्ड चीज है कि आपको NCERT जो मतलब सेकंड स्टैंडर्ड बुक्स के साथ ही NCERT पढ़नी है। अब आप बोलोगे सर इतना पढ़ने के बाद NCERT पढ़नी है? हाँ, एक NCERT को आपको एक रिवीजन और देना है, और किसकी नजर से देना है? प्रीलिम्स की नजर से देना आपको। ठीक है, प्रीलिम्स की नजर, प्रीलिम्स का व्यू पॉइंट कैसे होता है। एक क्वेश्चन आपने पढ़ा, जैसे अपन ने एक वीडियो में देखा था पहले कि उस क्वेश्चन में जहां पे भी कोई फैक्ट आ जाए तो उसके गोला लगा देना। फैक्ट का मतलब जैसे कि ऐसे मतलब कि कोई आपको ना फैक्ट दिया है कि पानीपत की जो सेकंड लड़ाई थी वो इस ईस्वी के बीच में अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, तो आप उसमें लगा लो गोला किसके ऊपर? पानीपत के ऊपर। फिर ये ईयर था, ये किंग था। अब प्रीलिम्स के अंदर स्टेटमेंट आएगा तो क्या चीज चेंज हो सकती है? केवल इन 3 चीजों में से 3 चीजें में, इन जो 3 है उन्हीं में से एक चीज चेंज कर सकता है। या तो वो पानीपत की जगह किसी और लड़ाई को दे देगा, या जो मतलब जो ईयर है उसको चेंज कर देगा, या फिर क्या कर सकता है जो किंग्स हैं उनके नाम को चेंज कर सकता है। इन्हीं को वो चेंज करके क्या स्टेटमेंट को क्रिएट कर देगा। तो अब NCERT से बहुत सारे 3-4 क्वेश्चन का डायरेक्ट रेफरेंस है ना मतलब आपको हर बार मिल जाएगा। और NCERT जो ज्यादा बड़ी नहीं है उनको प्रीलिम्स की नजर से पढ़ोगे ना तो हर पेज में केवल 15 से 20 लाइनें ही, हर जो चैप्टर है उसके अंदर 15 से 20 लाइनें ही मिलेंगी। उन लाइनों को आपको क्या करना है, एकदम प्रीलिम्स की नजर से, एग्जामिनर की नजर से जो भी नाउन, जो भी फैक्ट हो उसको गोला लगा लो कि इस फैक्ट को ना मतलब एग्जामिनर किस तरीके से ट्वीक कर सकता है। जैसे कि मानो कि विजयनगर अंपायर के अंदर है ना मतलब कि अपने सिंगिंग जो पिलर्स हैं, तो अब वो क्या कर सकता है, या तो सिंगिंग पिलर को तो फिक्स रखेगा, विजयनगर अंपायर की जगह पांडव कर देगा, चालुक्य कर देगा। तो वो इस नजर से आपने एक बार NCERT को एक बार निकाल देना, 2 दिन लगेंगे लेकिन वो आपको अहेड ले आएगी। देखो
प्रीलिम्स की एक बात आपको मैं सीधा बता दूं कि प्रीलिम्स के अंदर मतलब सभी लोग है ना 90s के आसपास पक्का पहुंच जाते हैं। जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जिन्होंने एक साल अच्छे से पढ़ाई की है, वो 90s के आसपास पक्का ही पहुंच जाएंगे। वो हर्डल, लास्ट हर्डल को क्रॉस करने के लिए आपको इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान देना होगा। तो आप प्रीलिम्स में एनसीईआरटी को इग्नोर ना करें। और अभी मैं जो बात कर रहा हूं केवल नई एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, पुरानी एनसीईआरटी पढ़ने का अब समय है भी नहीं। तो आप नई एनसीईआरटी को एक बार प्रीलिम्स की नजर से देखें। और अभी भी मतलब आपको ऐसे डाउट है तो अपना पुराना वीडियो जो एनसीईआरटी को स्टैंडर्ड बुक्स को कैसे पढ़े उसको एक बार जरूर देख लें। तीसरी, अब आपकी एक डायरी बनेगी, उसको आपको पढ़ना है। सर ये डायरी कौन सी बनेगी? डायरी बनेगी जिसके अंदर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस और आपकी जो टेस्ट सीरीज के अंदर जो आपकी नई इंफॉर्मेशन मिलेगी ना, उसको आपको इसके अंदर लिखना है। अब जैसे कि आपने मानो किसी भी एक इंस्टीट्यूट की कोई टेस्ट सीरीज है, पूरी लगानी है। अब जो टेस्ट सीरीज से रिलेटेड डाउट है ना, उसको ना हम अगले वीडियोज में ना डिस्कस करेंगे कि इतना इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है कि राजेंद्र नगर में या फिर जहां पे भी जो लोग तैयारी करते हैं, 90% लोगों को यह भी नहीं पता कि टेस्ट सीरीज को यूज कैसे करना है। तो हम टेस्ट सीरीज की बात करेंगे। तो ये डायरी क्या है हमारी? ये डायरी क्या होगी? जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन आपने सोल्व किया, आपको लगा कि ये चीज तो नई फैक्ट है, ये मेरी स्टैंडर्ड बुक्स और नोट्स के अंदर दोनों के अंदर नहीं है, तो इसको लिख लेना चाहिए। तो आप उसको लिख लो। और जिस तरीके से बताते हैं, जैसे कि मानो कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, ये विध्वंसक वाली बुक वाला पूछा गया था कि ये किसकी है, तो उसमें मानो कि बापा गोपाल दास और इस तरीके से 4 ऑप्शन दे दिए, तो उसमें से एक टिक है। बाकी जो 3 ऑप्शन बचे हुए हैं उनके बारे में भी हो सकता है कि ना यूपीएससी का मन बन जाए कि इन पे क्वेश्चन पूछूंगी मैं, तो उनके बारे में भी आपको थोड़ी सी ना रिसर्च करके रखनी पड़ती है। उन सारी चीजों के बारे में, या जो फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगा 10-15 फेवरेट टॉपिक हैं यूपीएससी के। हर साल कोई अल्टरनेटिव ईयर पे ना क्वेश्चन है ना, मतलब उनमें रिपीट होते रहते हैं। तो उन टॉपिक्स को आपको क्या कर लेना है, डायरी में लिख लेना है। उसके अलावा जो टेस्ट सीरीज दोगे, टेस्ट सीरीज में बहुत सारा कंटेंट आपको ऐसा मिलेगा जो आपने स्टैंडर्ड बुक्स में या पहले आपने नहीं पढ़ा होगा आपके नोट्स के अंदर। उनको क्या करना है, आप उनको पढ़ लोगे ना, तो उससे आपको ना मतलब कि उसमें जो भी आपको नई इंफॉर्मेशन मिले उसको आप ना डायरी के अंदर अपने लिख लो, तो इससे आपका ना हो जाएगा। तो अब आपको जो अगले 90 डेज हैं, उन 90 डेज के अंदर केवल 3 चीजें पढ़नी है। नोट्स पढ़ने हैं जो आपने अभी तक पढ़े हैं, एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक्स को एक बार प्रीलिम्स की नजर से देखना है, ठीक है। और तीसरा है कि ना डायरी आपको एक अभी बना लेनी है। तो आई थिंक कि आपका रिसोर्सेज से रिलेटेड डाउट्स जो प्रीलिम्स के लिए हैं वो क्लियर हो गए हैं। इसके अलावा एक है ना, मतलब आपके बड़े डाउट्स आते हैं कि सर साइंस एंड टेक के लिए क्या पढ़ें, इन्वायरमेंट के लिए क्या पढ़ें, या फिर हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ें। उनके लिए अपन एक सब्जेक्ट वाइज है ना अलग अलग वीडियो ना मतलब बना देंगे कि ना हिस्ट्री के लिए अभी प्रीलिम्स के हिसाब से 3 महीनों के अंदर, 3 महीनों में से अपन हिस्ट्री को कितने दिन दे सकते हैं, 10 से 12 दिन दे सकते हैं मैक्सिमम। 10 से 12 दिनों के अंदर आप पूरी हिस्ट्री को कवर करना है, तो क्या रिसोर्सेज करें जहां पे पूरा कवर हो जाए, उनकी चर्चा भी हम कर लेंगे। अब आ जाते हैं अगला कि अब सी सेट का कैसे करें सर, ठीक है। तो सी सेट में ना 3 गोल्डन रूल बना लो। पहला गोल्डन रूल है कि डरना नहीं है। इससे जितना ज्यादा डरोगे ना उतना ही ज्यादा आपको फियर क्रिएट करवाएंगे। बताओ देखो कि ना ये फियर क्यों क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि कोचिंग जो इंडस्ट्री है उसने ये फियर क्रिएट कर दिया है कि सी सेट बड़ा टफ है, टफ है, टफ है। हाँ मैं मानता हूं कि थोड़ा टफ है, लेकिन उसको उतना ज्यादा बढ़ाया जाता है ताकि आप उनके प्रोग्राम्स को क्या करो, ज्वाइन करो। तब है ना मतलब वो फियर उनको दूर तो करना चाहिए, लेकिन है ना जो प्रोग्राम ज्वाइन नहीं करते या उनके अंदर वो फियर है ना रह जाता है कि पता नहीं अब है ना मतलब कि मेन उसके अंदर क्या आएगा। सी सेट के लिए रूल नंबर 1 कि इससे डरना नहीं है। आराम से आपको 66 मार्क्स ही लाने हैं, 27 क्वेश्चन ही सोल्व करने हैं। तो 27 क्वेश्चन आपके आराम से सोल्व हो सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, कभी भी मतलब आपको ट्रिक के ऊपर जाना नहीं है, ठीक है। तो इसका पहला रूल फियर नहीं। सेकंड रूल ट्रिक्स नहीं। ट्रिक्स नहीं का मतलब क्या है कि सी सेट टफ क्यों हो गया। मैं कह रहा हूं मैंने एक दिन भी सी सेट की पढ़ाई नहीं की, फिर भी ना बहुत ज्यादा मार्जिन से ये क्लियर हो गया। फिर मैंने जब एनालाइज किया कि यार बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी कॉलेज से पढ़े हुए हैं, वो सी सेट में क्यों फेल हुए, तो उनका कारण था कि हमने एसएससी वाली ट्रिक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। किसी भी क्वेश्चन का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर से उसको सोल्व करना होता है। लेकिन उस अब लगातार एसएससी में क्या होता है ना कि 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन सोल्व करने के बाद एक ही प्रकार के क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि वो स्टेप को जंप करवा देते हैं। जैसे कि मानो एक क्वेश्चन है वो 1 2 3 4 5 स्टेप्स के ऊपर है ना मतलब कि सोल्व हो रहा है, ठीक है। तो एसएससी वाले इतने क्वेश्चन करते हैं और उनके पास टाइम इतना कम होता है ना कि वो फर्स्ट के बाद सीधा 5th स्टेज के ऊपर है ना जंप कराते हैं और उसको शॉर्ट ट्रिक और एक फॉर्मूला का कोई नाम दे देते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, ठीक है।
अब उन फॉर्मूले का नाम दिया, अब उसको हम सी सेट के अंदर यूज करना चाहते हैं, वहां पे बिगेस्ट मिस्टेक हो जाती है। सी सेट के अंदर कभी भी ना टाइम का खेल नहीं है, मतलब ये नहीं है कि आपको ना मतलब कि 25 मिनट के अंदर 30 क्वेश्चन सॉल्व करने, इस प्रकार की रेस है ही नहीं। जब इस प्रकार की रेस नहीं है ना, तो इस प्रकार का शॉर्टकट मारने के चक्कर में उन स्टूडेंट्स के साथ सबसे ज्यादा ना मतलब प्रॉब्लम हो जाती है जिन्होंने उस ट्रिक्स को मल्टीपल टाइम पे यूज ही नहीं किया। मानो कि एक बच्चा जिसने मल्टीपल टाइम पे ट्रिक्स यूज किया तो उसको पता है कि ट्रिक्स कहाँ पे काम आती है, कहाँ पे काम नहीं आती। या जो मैथ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बच्चा है उसको हो सकता है कि पता हो कि ये ट्रिक की लिमिटेशंस हैं, लेकिन एक आर्ट का बच्चा उसको एकदम यूनिवर्सल रूल मान के यूनिवर्सल फॉर्मूला मान लेता है उन ट्रिक्स को, इसलिए दिक्कत होती है। तो सर अब ट्रिक्स का नहीं करे तो क्या करे? हमेशा ना आपको देखो कुछ ही क्वेश्चन चूज करने हैं, तो उनको पूरा प्रोसेस से ना मतलब बढ़ो, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जो 10th क्लास की, जो 9th और 10th क्लास की जो एनसीईआरटीज के अंदर पूरे वो दी हुई होती है ना, मतलब कि कुछ क्वेश्चन जैसे मैथ की, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री आ गई, तो ट्रिग्नोमेट्री के 5-7 क्वेश्चन है ना सोल्व किए होते हैं एकदम स्टैंडर्ड तरीके से। उन स्टैंडर्ड तरीके से आप ना मतलब कि उनको सोल्व करोगे ना, तो आपको ना फिर ना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तीसरी चीज इसमें आपको ना अपना स्ट्रेंथ एरिया है ना वो निकालना चाहिए, ठीक है। स्ट्रेंथ एरिया सर कैसे? मतलब देखो इसमें 3 चीजें आती हैं, एक आती है मैथ, एक आती है अपनी कंप्रहेंशन, एक आती है रीजनिंग, ठीक है। अब होता है कि मैथ्स आप सभी लोगों के लिए मतलब एक हो सकता है जो मतलब सी सेट से फियर करते हो उनके लिए एक ना मतलब बड़ा डर हो सकता है कि सर सी सेट में सर ये मैथ मरवा देती है। तो मैथ और कॉम्प्रहेंशन के अलावा वो सोचते ही नहीं रीजनिंग तो है, और रीजनिंग के लिए आपको किसी बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है यार। उसमें ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि यहां से लेके यहां तक है ना ऐसे डी बताओ जिनसे पहले केवल ए आता हो। उस क्वेश्चन के लिए कहां मैथ की जरूरत है भाई? उस क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा शांत दिमाग से बस उनको एकदम गिनना होता है कि ये क्या चीज है, ठीक है। कुछ मिरर वाले, कुछ क्लॉक वाले क्वेश्चन आते हैं, जो रीजनिंग के क्वेश्चन है उनमें बिल्कुल मैथ नहीं लगती। तो ना जिन लोगों को मतलब लगता है कि उनकी मैथ थोड़ी सी भी कमजोर है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? देखो किसी भी एग्जाम के अंदर सारे क्वेश्चन तो टफ नहीं आते। सी सेट के अंदर जो भी मेरे को कहते कि 20 या 25% से ज्यादा क्वेश्चन टफ है, तो मैंने अपना नाम चेंज कर लूंगा। केवल उसमें क्या है ना कि हमेशा हर एग्जाम का यही मार्जिन रहता है कि 30% क्वेश्चन इजी, 50% क्वेश्चन मीडियम और 20% क्वेश्चन हार्ड। लगभग हर एग्जाम के अंदर यही रूल फॉलो करते हैं, क्योंकि बच्चों को सेग्रीगेट करना होता है, तो ये रूल फॉलो करते हैं। चलो मानो कि थोड़ा पेपर किसी साल टफ आ गया तो वो 30, 40, 30 हो जाएगा, इससे ज्यादा का डिफरेंस कभी नहीं आएगा। तो आप ना ऐसे मानो कि जो अपना स्ट्रेंथ एरिया है, जैसे आपको लगता है कॉम्प्रहेंशन में बढ़िया कर सकता हूँ, कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चन करो, रीजनिंग के क्वेश्चन करो। मैथ आपको लगती है कमजोर हो तो मैथ के हार्ड क्वेश्चन छोड़ दो, और ये जो इजी वाले क्वेश्चन है ना 30, इन क्वेश्चन के ऊपर टारगेट करो। ये चीज समझो आप। इस अब स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी? प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप 4-5 जो पेपर हैं उनको लगाओ, और आप देखो कि कौन से एरिया के अंदर आपके नंबर ज्यादा आ रहे हैं। जैसे कि कई बार बच्चों को बोलते हैं कॉम्प्रहेंशन का तो जो ऑप्शन आएगा ना वो आप जितना सोचोगे उससे अलग ही आएगा, हमेशा एक अलग ही ऑप्शन आता है। इस तरीके से ना मतलब कि बच्चों को डिमोरलाइज कर देते हैं। लेकिन कुछ बच्चों का ना मतलब कॉम्प्रहेंशन बहुत ही बढ़िया होता है, और जैसे जिनको ऐसा लगता है कि मेरी इंग्लिश उतनी बढ़िया नहीं है, मैं कॉम्प्रहेंड नहीं कर सकता, उनके लिए एकदम जादुई टोना है कि जो 25 जितने भी 25 या 27 जो कॉम्प्रहेंशन आते हैं उसमें से 7 कॉम्प्रहेंशन जो बड़े वाले हों उनको छोड़ दो, तो उनका टाइम बच जाएगा। जो 20 कॉम्प्रहेंशन है ना उनकी हिंदी भी पढ़ लो और इंग्लिश भी पढ़ लो, दोनों पढ़ोगे ना एकदम जादुई तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कॉम्प्रहेंशन। आप ना मतलब ये मेरी शर्त है, आप ये ट्राई कर लो कि एक बार है ना आप केवल है ना जो इंग्लिश का कॉम्प्रहेंशन है उसको पढ़ो और उसके बाद रिजल्ट देखो, और एक है ना दोनों को पढ़ो और उसके बाद रिजल्ट देखो, ये डिफरेंस होगा, ठीक है। तो अब हमने सी सेट के 3 गोल्डन रूल भी देख लिया और एक जादुई टोना भी देख लिया। तो अब हम चलते हैं आगे वाले के ऊपर। अब आते हैं न्यूज़पेपर के अंदर कि अब सर न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स के 90 डेज बचे हैं। तो अब मैं कहूंगा आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी पढ़ना चाहिए। ये क्या बात हुई? नहीं पढ़ने का मतलब है कि अब जैसे आप एडिटोरियल एनालिसिस वगैरह जो पढ़ते थे उनको पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि पहली बाधा पार नहीं हुई तो फिर है ना मतलब कि आगे मेंस ही नहीं दे पाएंगे, तो इन एडिटोरियल एनालिसिस का काम ही क्या आएगा। लेकिन फिर भी एक सजेशन है कि आप न्यूज़पेपर में जितनी भी इंपॉर्टेंट जो हेडलाइंस है, जितनी भी इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है, उन हेडलाइंस को आपको क्या करना है, अभी भी पढ़ना है। कई बार प्रीलिम्स के अंदर जो क्वेश्चन आ जाता है ना वो हेडलाइंस के ऊपर आ जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि प्रीलिम्स के एग्जाम के 10-12 दिन पहले न्यूज़पेपर की जो न्यूज़ है ना वो ना आपको प्रीलिम्स के पेपर के अंदर मिलती है। तब आपको क्या करना है, डेली के 15 मिनट्स देने हैं। कितने देने हैं?
केवल 15 मिनट्स देने हैं। 15 मिनट के अंदर आपको क्या करना है कि जितनी भी हेडलाइंस है ना, मेजर हेडलाइंस जो पॉलिटिकल ना हो, जो किसी रीजनल और लोकल नेचर की ना हो, उन मतलब ये जो 3-4 कैटेगरीज होती हैं वो तो आपको सभी को पता है, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और जो अपनी ये लोकल रीजनल न्यूज़ होती हैं, पॉलिटिक्स की न्यूज़ होती हैं, क्राइम्स की न्यूज़ होती हैं, इन सबको आप एक बार क्या करो, इग्नोर करो। और जो मेजर पॉलिसी लेवल की, इकोनॉमी, जो अपनी आर्ट एंड कल्चर, इनके जो कुछ टॉपिक्स पे जो मतलब हेडलाइंस आती हैं, उन हेडलाइंस को पढ़ लो, उतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। जो पिछले 3 महीने का, जो अभी 3 महीने का आपको एडिटोरियल एनालिसिस आपका बच जाएगा, उसको आप क्या कर सकते हो, किसी भी चैनल के थ्रू आप ना प्रीलिम्स के बाद सुन सकते हो। आई होप आपका न्यूज़पेपर के डाउट यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं सर कि ग्रुप स्टडी करनी चाहिए या सिंगल स्टडी करनी चाहिए। ठीक है, तो देखो इसमें मेरा एक मानना है कि आपको एक ना कॉम्बिनेशन लेके चलना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन लेके कैसे, कि जब भी आप प्रीलिम्स के लिए खुद से पढ़ रहे हो, जैसे कि आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी है, तो आप ग्रुप स्टडी में मत जाओ। ठीक है, हमेशा देखो अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन में क्या होता है ना, कि मोस्ट जो चीजें है ना, वो मतलब कि ऐसे पूछते हो आप कि ना मतलब ब्लैक या व्हाइट, अरे उनके बीच में कोई ग्रे जोन भी हो सकता है जिसमें आप चल सकते हो। जैसे आपको पूछते हैं कि सर ये बुक पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी, अरे उस बुक में से 2 चैप्टर अच्छे हैं तो वो पढ़ सकते हो। सर ये कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए यही, अरे उसमें जो भी आपको ना मतलब कि फैकल्टी आपको अच्छी लगती है, आपको लगता है कि आप उसको मतलब अफोर्ड कर सकते हो, ज्वाइन कर लो, नहीं कर सकते तो सेल्फ स्टडी भी मोर देन इनफ है। तो इसी तरीके से आप ग्रुप स्टडी करनी चाहिए या सिंगल स्टडी, इसका कभी एक सोल्यूशन नहीं होता। इसका सोल्यूशन यही है, जब आप किताबें पढ़ रहे हो, जब आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है, जब आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी है, तो अकेले कंसंट्रेट करके पढ़ना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंगल स्टडीज करनी पड़ेगी। लेकिन जब भी आप पेपर्स लगाओ ना प्रीलिम्स के, उसके बाद डिस्कशन करने के लिए आपको ग्रुप स्टडी करनी पड़ेगी। जैसे आपने प्रीलिम्स का मैं आपको बताता हूं कि हम 4-5 दोस्त पेपर लगाते थे, पेपर लगाने के बाद हम डिस्कशन करते थे कि पहला क्वेश्चन किसका सही है। यदि पांचों बोलते हैं हमारा पांचों का ही सही है, इसका मतलब बेसिक क्वेश्चन है, आगे चलो। सेकंड क्वेश्चन किसका सही है, तो अब एक बोलता है मेरा सही है, बाकी 4 का गलत है। तो उससे पूछते कि भाई तेरा कैसे सही हुआ, तो बोलता कि ये मेरा फैक्ट या ये मैंने ना पढ़ा हुआ था। तो फिर वो अब फिर सभी को ये फील होता है कि यार हमारा नहीं पढ़ा हुआ, उसने बता दिया, और वो हमेशा के लिए याद हो जाता था। थर्ड क्वेश्चन, भाई किसका सही हुआ, केवल 2 लोगों का सही हुआ, बाकी 3 का गलत हुआ। आप दोनों का कैसे सही हुआ, यार हमने ये टिप एंड ट्रिक ली। तो अब ये टिप एंड ट्रिक्स जो थी ना, आपकी ट्रिक्स की एक अलग डायरी होनी चाहिए। उस डायरी के अंदर आपने लिख दिया कि इस तरीके से भी कॉमन सेंस लगा कि ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता था। इस तरीके से क्या करोगे ना, आप हर आदमी का एक अलग कॉमन सेंस होता है, अलग उसका ऑप्शनल होता है, अलग उसका बैकग्राउंड रहा हुआ होता है, तो सबका एक अलग कॉमन सेंस होता है। लेकिन जब आप 5-7 लोग एक साथ ना मतलब कि ऐसे पेपर सोल्व करते हो, जैसे कि आपने 10 क्वेश्चन कॉमन सेंस से सोल्व किए होंगे, किसी ने 7 किए होंगे, किसी ने 5 किए होंगे, किसी ने 4 किए होंगे, तो इस तरीके से ओवरऑल जो लास्ट में ना ऐसे कॉम्बिनेशन होके हर पेपर के अंदर आप 20 से 25 जो क्वेश्चन है वो कॉमन सेंस के ऊपर सोल्व करोगे, वो भी डिफरेंट जो एजुकेशन बैकग्राउंड है उनके कॉमन सेंस से। तो जब आप इस तरीके से 30 से 40 पेपर एक साथ सोल्व कर लोगे ना, तो आप सोच के देखो 40 into 40 मतलब आप कितना 1600, 1500, 1600 क्वेश्चन का कॉमन सेंस, वो भी ना अलग अलग फील्ड के लोगों का कॉमन सेंस, और वो कॉमन सेंस आपको एग्जाम क्लियर करवाएगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप स्टडी कर रहे हैं, कॉमन स्टडी कीजिए। फिर ग्रुप स्टडी करने के लिए सबसे मिनिमम बेसिक कंडीशन है कि वो सभी लोग सीरियस होने चाहिए, उन लोगों को एस्पिरेशनल होने चाहिए वो लाइफ में, और उनको कुछ अचीव करने वाले होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बैठ के ना बातें करने लग गए। एक टाइम पीरियड फिक्स कर लीजिए कि हमें ना यदि प्रीलिम्स का पेपर डिस्कशन करना है 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही डिस्कशन करेंगे, ताकि आप उस टाइम लिमिट को एक्सीड ना करें, और कि केवल प्रीलिम्स के पेपर के अलावा कोई बात नहीं करेंगे, और एक ग्रुप का डिसिप्लिन हमेशा बना के रखेंगे। तो ये ग्रुप स्टडी आपके लिए ना भयंकर कारगर साबित होगी। तो इन 4-5 चीज़ों के ऊपर यदि आप ध्यान रखोगे तो आपका मतलब कि बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। आज हमने जो मोस्ट कॉमन जो डायलिमाज हैं, जो रिसोर्सेज की डायलिमा उसको सोल्व किया, फिर सीसेट से रिलेटेड बातें थी उनको सोल्व किया, फिर न्यूज़पेपर की जो बातें थी उनको सोल्व किया, उसके बाद जो ग्रुप स्टडी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए उसकी बात की। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और बाकी आगे आने वाले वीडियो में तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा भी कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और आप जल्दी से मतलब इस कमेंट सेक्शन में आपके वो सारे डाउट्स है ना आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। और फिर आपको क्या करना है, केवल एक हार्ड वर्क करना है और सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो जय हिंद, बाय।